हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अम्ल और क्षार की प्रबलता को समझने की कोशिश करेंगे। अम्ल और क्षार की प्रबलता कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षार कितना ज़्यादा प्रबल है। स्टार्ट करते हैं। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। मान लीजिए कोई विलयन है, उस विलयन में अगर H+ आयन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं उस विलयन से, तो इसका कहने का मतलब उस विलयन में अम्ल है और वो अम्ल बहुत ही ज़्यादा प्रकृति का है। मान लीजिए उस विलयन में OH- ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, इसका कहने का मतलब वह विलयन क्षारीय प्रकृति का है। अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापने के लिए भी एक सूचक की जरूरत होती है और उस सूचक को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक। आइए देखते हैं सार्वत्रिक सूचक यानी सार्वभौमिक सूचक। इसी के आधार पर ही अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापते हैं। यह किसी दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। मान लीजिए कोई विलयन दिया हुआ है, उस विलयन में जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, यह जो सार्वत्रिक सूचक है यह रेड कलर से प्रदर्शित कर देगा। इसका कहने का मतलब कि इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, इसलिए रेड कलर का हो गया। उसी प्रकार अगर उस विलयन में हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो वह ब्लू कलर से प्रदर्शित हो जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं पीएच स्केल को। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक सूचक होता है, यानी एक स्केल होता है जिसके माध्यम से हम एक्यूरेट वैल्यू को पता कर सकते हैं कि किसी अम्ल का मान कितना होता है और किसी क्षारक का मान कितना होता है, और इससे हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि उस वैल्यू का नंबर जो है वह ये बता देगा कि किसका कितना ज़्यादा, मतलब अम्ल कितना ज़्यादा प्रबल है और क्षार कितना ज़्यादा प्रबल है। इस सामने एक फिगर दिख रहा होगा आप लोग को। इस फिगर में 0 से 14 तक के नंबर्स दिए हैं। 0 से 6 तक के नंबर जो है वह अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। 7 वाला नंबर जो है वो लवण प्रकृति को दर्शाता है और 8 से जो 14 तक के नंबर से वह क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं। यहाँ पे 0 से जो नंबर स्टार्ट हुआ है वह नंबर रेड कलर से प्रदर्शित हो रहा है। धीरे धीरे रेड कलर हल्का होते जा रहा है और वह येलो कलर में प्रदर्शित हो जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे क्षारक की प्रकृति बढ़ती जाती है, यानी 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट 14 तक के जो अम्लीय यानी पीएच का मान होता है क्षार का, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। देखते हैं कि अगर पीएच का मान 7 होता है तो वह उदासीन प्रकृति का होगा। यानी बीच में अगर आप देख सकते हैं कि अम्ल और क्षारक जो है एक क्वांटिटी में है, उस कंडीशन को हम लोग उदासीन विलयन के नाम से जानेंगे। और अगर पीएच मान 7 हो, 7 से कम हो, यानी अगर पीएच का मान 7 से कम हो तो वह कंडीशन अम्लीय कहलाएगा। अगर पीएच का मान 7 से ज़्यादा हो, यानी 7 से ज़्यादा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वह क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे समझने वाली बात है यह है कि पीएच जो स्केल है यह एक मान है। जितना ज़्यादा किसी पीएच का मान होगा वह उतना ही ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा, और जितना ज़्यादा पीएच का मान कम होगा वह उतना ही अम्लीय प्रकृति का होगा। जठर रस जो होता है वह 0 से 1 अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी जठर रस जो है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद नींबू का रस 1 से 2 अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी जठर रस से थोड़ा सा कम अम्लीय प्रकृति का नींबू होता है। उसके बाद अगर शुद्ध जल की बात करें, जो शुद्ध जल हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उस शुद्ध जल की बात करें तो वह 7, उसका पीएच मान 7 होता है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उसको हम लोग नॉर्मली पीते नहीं हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है वह 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का जो मान होता है वह 14 के आसपास होता है। आइए समझते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व होता है, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे डेली लाइफ में पीएच मान का। हमारा शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में होता है। अगर किसी कारणवश हमारा शरीर का पीएच मान 7 या 8, 9 या 7 से कम भी हो जाते हैं तो हमारे लाइफ में, हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो हम लोग के लिए बहुत ही डेंजरस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षा जल का मान 5.6 से कम होता है तो वह
अम्लीय प्रकृति का कहलाता है। आप लोग को पता होना चाहिए, अगर वर्षा जल का मान 5.6 से कम होता है यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, सो उस मान को हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। और इसी अम्लीय वर्षा के कारण हमारा ताजमहल का रंग जो हो रहा है दिन पर दिन बदलते जा रहा है। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में यह क्वेश्चन किया गया था आपसे, सो यही आंसर होगा कि अम्लीय वर्षा के कारण दिन पर दिन ताजमहल का रंग बदलते जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय मतलब दांतों का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सुबह शाम हमें खाने के बाद ब्रश मुंह की सफाई कर लेनी चाहिए, जिसके कारण हमारा जो मुंह का पीएच मान होगा वह कम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, यानी मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है और वो कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। अगर किसी कारणवश वह मधुमक्खी किसी इंसान को काट देता है तो उसको जलन महसूस होता है। वह जलन इसलिए महसूस होता है क्योंकि उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। सो कभी भी किसी इंसान को अगर मधुमक्खी डंस मारे तो उसको साबुन से या बेस एसिडिक या क्षार से धो लेना चाहिए, मतलब शैम्पू वगैरह से उसको साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लवण से रसायनों का निर्माण, यानी लवण से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं या निर्माण किए जाते हैं। सो पहला नंबर्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा नंबर में विरंजक चूर्ण है और तीसरा में बेकिंग सोडा है और चौथा धोने वाला सोडा और पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी कहते हैं। हम लोग पिछले क्लास में यह देख चुके हैं कि लवण कैसे बनते हैं, यानी अम्ल और क्षारक की जो रिएक्शन कराते हैं तो लवण बनते हैं। सो सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनते हैं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सो इसका निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। मान लीजिए कोई टैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH रखा गया हो और उस NaOH में अगर हम लोग विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित करा देते हैं तो वह वियोजित होकर टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसको एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए NaCl है, उस NaCl के साथ साथ H2O भी है, यानी एक विलयन है, जल है और उसी NaCl उस जल में है। इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो NaOH में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैस और बनते हैं, Cl2 और H2। यहाँ पे समझने वाली बात है कि Cl2 और H2 इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह हाइड्रोजन गैस है या कैल्शियम गैस है। सो एक बेसिक ट्रिक है कि जिस भी तत्व के नीचे अगर 2 लगा हो इसका मतलब गैस के फॉर्म में होता है, जैसे कि O2, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है गैस के फॉर्म में होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग क्या क्या होते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या क्या होता है। सो इसका प्रयोग होता है, Cl2 गैस जो बनता है उसका प्रयोग होता है जल की स्वच्छता में। आप लोग कई बार देखते होंगे कि वाटर प्लांट में जो बॉटल में पानी बिकता है उस पानी में Cl2 गैस मिलाए जाते हैं और इसलिए मिलाया जाता है कि वह Cl2 गैस पानी को शुद्ध करता है। H2 गैस का यूज ईंधन के रूप में होता है और NaOH विलयन का रूप ग्रिज हटाने के लिए, यानी किसी धातु पे अगर ग्रिज लग गया तो उसको हटाने के लिए यूज करते हैं, या साबुन या कागज बनाने में भी इसका यूज होता है। सो हमारा अगला प्रोडक्ट है विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आइए इसको देखते हैं कि यह बनता कैसे है। तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने से अगर क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आइए इसको हम लोग रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस दिया हुआ है और CaOH का होल ट्वाइस ही सूक्ष्म बुझे हुए चूना है, यानी सूक्ष्म बुझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस में क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराए तो क्या बना? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण बन गया और साथ ही साथ H2O यानी जल बनता है। सो आइए समझते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या होते हैं। सो सूती उद्योग में विलेन के विरंजक के लिए, यानी सूती उद्योग यानी कपड़ा को धोने के लिए विरंजक चूर्ण का भी निर्माण किया जाता है। दूसरा यूज है इसका कागज की फैक्ट्री में लकड़ी में
मज्जा के व्यंजक के लिए यानी कागज़ की फैक्ट्री में इसका बहुत उपयोग होता है। पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में, मान लीजिए कोई पीने का पानी है, उसमें जो कीटाणु है बहुत ज़्यादा है, तो उस कीटाणु को मारने के लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं? व्यंजक चूर्ण का। अगला रसायन पदार्थ जो बनने वाला है वह है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है और इससे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कहते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनता कैसे है? तो अगर इसको हम लोग NaCl, CO2 तथा H2O और अमोनिया यानी NH3 के साथ मिलाते हैं तो यह क्या बनता है? यह बनता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड तथा NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। मान लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी खाने के पदार्थ में मिलाकर उसको गर्म करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का यूज़ पावरोटी यानी फैक्ट्री में बहुत बार यूज़ किया जाता है या किसी अन्य खाद्य पदार्थ को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए हम पावरोटी में मिलाकर उसको गर्म कर रहे हैं, सो उसको गर्म करने पर NaHCO3 को अगर किसी खाने में मिलाते हैं तो उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है तथा थोड़ा सा वाष्प के रूप में जल निकलता है और CO2 बनता है और इस CO2 के कारण ही उस पावरोटी का जो बबल जैसा स्ट्रक्चर होता है यानी फूला फूला हुआ जो पावरोटी होता है वह CO2 के कारण ही होता है। यानी किसी पावरोटी में हम लोग क्या मिला है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मिलने से सोडियम कार्बोनेट बन गया और सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ वाष्प के रूप में जल निकला और उस जल के साथ साथ CO2 निकला यानी गैस निकला और CO2 गैस के कारण पावरोटी का जो फूला फूला स्ट्रक्चर होता है वह CO2 गैस के कारण ही होता है। तो आइए इसको देखते हैं इसका उपयोग क्या क्या है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ है। अगला पॉइंट है एंटासिड में भी यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को अगर गैस की प्रॉब्लम है यानी उसमें अम्लीयता ज़्यादा हो गई है तो उसको हम एंटासिड भी दे सकते हैं यानी बेकिंग सोडा भी दे सकते हैं। अगला पॉइंट है अग्निशामक के इस्तेमाल में, अगर कहीं पे आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए हम बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। अगला बनने वाला रासायनिक पदार्थ है धोने का सोडा, यानी कपड़े साफ करने का जो सोडा होता है वह इसी को बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इन गुने 10H2O यानी 10H2O। चलिए इसको बनने का प्रोसेस क्या क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण यानी सोडियम कार्बोनेट को फिर से क्रिस्टलाइन करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं तो धोवन सोडा बन जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड को फिर से नष्ट करके फिर से क्रिस्टलाइन करेंगे, उसको फिर से संगठित करेंगे तो वह धोवन सोडा प्राप्त हो जाता है। जैसे कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को अगर 10H2O जल के साथ मिलाते हैं यानी पुनः क्रिस्टलीकरण करके जल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3 इंटू 10H2O यानी धोवन सोडा का निर्माण हो जाता है। इसका उपयोग क्या क्या होते हैं? तो इसका उपयोग होता है कांच, साबुन तथा कागज और भी उद्योगों में इसका यूज़ किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जल की अस्थायी या स्थिरता हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई जल है, स्थिर है, उसको अगर हटाना है, उस स्थिरता को हटाना है तो हम लोग धोवन सोडा का यूज़ कर सकते हैं। लवण से लास्ट बनने वाले रासायनिक पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी लास्ट में पेरिस वर्ड आ रहा है। इसका मतलब यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी इसका निर्माण प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण पेरिस में हुआ था और यहाँ सबसे पहले उसका उपयोग पेरिस में ही हुआ था, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी 1/2H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर 1/2H2O मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? वह बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए इसको एक प्रोसेस जान लेते हैं, बनाने का प्रोसेस क्या क्या होता है। जिप्सम को 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध ऑक्साइड अर्ध हाइड्रोक्साइड बनाता है। कहने का मतलब अगर जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वो जिप्सम जो है जल के अणु को त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड यानी अर्ध हाइड्रोक्साइड बनाता है। को रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं।
सो CaSO4 या CuSO4 इंटू 2H2O यह जिप्सम का सूत्र है। और इस जिप्सम को अगर गर्म करते हैं तो CaSO4 इंटू 1/2H2O बनता है। और इसी हाफ H2O को हम क्या बोलते हैं? अर्ध हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग क्या क्या होता है भाई, इसको जान लेते हैं। तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे या आपने लाइफ में देखे भी होंगे कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, तो उनका जो वाइट का जो प्लास्टर होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका यूज़ का, खिलौने तथा सजावट के सामान बनाने में। आप जो देखते हैं छोटे छोटे मूर्ति जो होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते हैं। या दीवार के चिकनाहट को बनाए रखने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कर सकते हैं। सो यह चैप्टर ख़त्म होता है इसी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह चैप्टर समझ में आया होगा। सो धन्यवाद।